चलो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अटल अकेडमी पे। मैं इंद्र मोहन आज आपको जो सरकार का कानूनी सबसे बड़ा अधिकारी होता है कैग, जो कि सरकार के जो भी कार्य होते हैं उनके ऊपर नियंत्रित करता है। जो भी सरकार कार्य करती है उनकी देखभाल और जो उनका निरीक्षण है वो कौन करता है? वो करता है कैग। कि कितना पैसा कहाँ पे लगा है, कितना पैसा कहाँ पे लगा है, वो उसकी रिपोर्ट कौन रखता है? वो रखते हैं कैग। ठीक है, कैग जो होते हैं वो ये रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? वो सौंपते हैं राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति कहाँ लेके जाते हैं? राष्ट्रपति से लोकसभा या राज्यसभा के अंदर पेश करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है कैग के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं, साथ साथ इसको याद भी करेंगे। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक कैग। सबसे पहले हमको दिया हुआ है नियंत्रक। नियंत्रक मतलब क्या होता है कि जिस भी कार्य पर कोई चीज का नियंत्रण हो वो क्या होता है? नियंत्रक। महालेखा, लेखक, जो भी हमारे लेखा जोखा होते हैं, किसी भी जो हिसाब किताब होते हैं उसका जो लेखा जोखा रखते हैं वो परीक्षक। परीक्षक मतलब देखभाल करने वाले। तो आपको इस जो ये शब्द दिया हुआ है उसके बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो लेखों की परीक्षा लेता है वो कौन होता है? कैग। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इससे आप भली भांति परिचित होंगे। अब बात आती है कि कैग जो है, कैग भारत के अंदर कब शुरुआत की गई थी? कैग की शुरुआत की गई थी दोस्तों 1948 के अंदर। तो बात आती है गठन। कैग का जो गठन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1948 के अंदर। ठीक है दोस्तों, कैग जो है हमारे देश के अंदर वो कब शुरू हुई थी? 1948 के अंदर शुरू हुई थी। और इसके जो पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे वो बी नरहरि राव थे दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है कि भारत के जो पहले कैग अधिकारी थे वो कौन थे? बी नरहरि राव। अब इसका गठन तो कर दिया गया, लेकिन संविधान के अंदर ये किस भाग और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जो भाग है भारत के अंदर 22 भाग हैं, आपको पता होगा। भाग 5 के अंदर इसका अच्छे से विवरण दिया गया है दोस्तों। और अनुच्छेद है जो अनुच्छेद दोस्तों 148 से 151 तक दिया गया है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब बात आती है कि 148 के अंदर क्या है? तो यहाँ पे लिख देता हूँ अनुच्छेद 148 के तहत आता है जो हमारे देश के अंदर कैग का पद है उसके बारे में विवरण दिया गया है कि भारत के अंदर एक ऐसा कानूनी अधिकारी होगा जो सरकार के जो भी कार्य करते हैं, सरकार जो भी कार्य करती है उसकी जांच कौन कर सकता है? कैग कर सकता है दोस्तों। तो इसलिए यह पद बनाया गया था। अनुच्छेद 149 के तहत क्या आता है दोस्तों? इसके तहत आता है जो भी कैग के कार्य एवं उनकी शक्तियां होती हैं वो किसके अंदर आती हैं? 149 के तहत आती है। तो कार्य एवं शक्तियां कौन से आर्टिकल के तहत आती है? 149 के तहत आती है दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि जो हमारे कैग हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है और कैसे करता है, उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो बात आती है नियुक्ति की। सबसे पहले योग्यता की बात करते हैं, क्योंकि हम कोई भी नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले क्या आती है?
हमसे योग्यता पूछी जाती है। तो योग्यता के अंदर क्या आता है? योग्यता, अगर कोई भी नागरिक कैग के रूप में कैग बनना चाहता है तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? वो आईएएस पद का अधिकारी होता है दोस्तों, और कुछ भी नहीं इसके अंदर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आईएएस पद का अधिकारी होना चाहिए और इसके लिए कुछ भी विवरण संविधान के अंदर नहीं दिया गया है, ना ही इसके रिलेटेड कोई भी शक्तियां दी, जो योग्यताएं दी गई हैं दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात आती है कि जो कैग होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, कौन करता है दोस्तों, ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब जो नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों? इनकी जो नियुक्ति है वो करते हैं, हमारे देश के अंदर सबसे जो बड़ा पद होता है वो किसका होता है? महामहिम राष्ट्रपति जी का। यह बात आपको याद रखनी है। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? महामहिम राष्ट्रपति जी करते हैं, जो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तब मैंने अच्छी तरह से आपको ये बात बताई थी। ठीक है दोस्तों, अब नियुक्ति कर ली गई है, इसके बाद क्या कार्य होता है? तो शपथ, इनको शपथ दिलाने का कार्य भी कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति करते हैं। अब बात आती है कि इनका, अब ये इन्होंने शपथ ले ली है और नियुक्ति भी कर ली गई है इनकी। अब ये कितने समय तक अपने कार्यभार को संभाल सकते हैं? कितना इनके पास कितना टाइम होता है? अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा समय कितने टाइम तक रह सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो कार्यकाल, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है दोस्तों, 6 वर्ष का होता है, या 65 वर्ष लास्ट लिमिट ईयर है दोस्तों। अगर आप 61 ईयर के अंदर कैग बनते हो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनते हो, तो आप 65 की एज के अंदर हटा दिए जाओगे, क्योंकि इसकी जो लिमिट सीमा है वो कितनी दी हुई है? 65 ईयर दी हुई है दोस्तों। वैसे अगर आप 61 से पहले बन जाते हो तो आप 6 वर्ष का कार्यकाल 6 वर्ष तक आप कार्यकाल संभाल सकते हो दोस्तों। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। इनका कार्यकाल वैसे कितना होता है? 6 वर्ष होता है। अगर 50 साल की उम्र में आप नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनते हो तो आप 56 ईयर तक आप अपने कार्यभार को आगे तक संभाल सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 61 के अंदर होता है तो 61 के अंदर 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 67, जो कि मान्यता नहीं है, 65 तक मान्यता है। इनको पहले ही पद से हटना पड़ेगा। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है दोस्तों। हर जो पद होता है हमारे देश के अंदर लगभग 5 वर्ष तक होता है, लेकिन नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष तक होता है। और राज्यसभा के अंदर भी कितना होता है? 6 वर्ष होता है, लेकिन उसके 2/3 जो सदस्य होते हैं वो 2 वर्ष के बाद क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है। अब इनका कार्यकाल भी पढ़ लिया। अब बात आती है कि इनके कार्य एवं शक्तियां कौन सी हैं। तो कार्य एवं शक्तियां, तो दोस्तों इनका जो मुख्य कार्य होता है वो एक ही कार्य है। वो क्या है? केंद्र एवं राज्य, केंद्र एवं राज्य में संचित निधि जो कि 266 अनुच्छेद के तहत आती है, और आकस्मिक निधि
आकस्मिक निधि जो अनुच्छेद 267 के तहत आती है, इन दोनों के अंदर जो व्यय किया जाता है उनके बारे में निरीक्षण कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। में किया गया व्यय का निरीक्षण कौन करता है? क्या करता है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा कार्य इनका क्या है? दूसरा कार्य है जो भी सरकार सेंटर के अंदर बैठी है, केंद्र के अंदर बैठी है और जो भी कार्य देश के अंदर वो करवा रही है, उनके ऊपर नियंत्रण किसका होता है? तो वो होता है सीएजी का। अगर कोई कार्य चल रहा है, सड़क से रिलेटेड कोई कार्य चल रहा है, जैसे अगर उसके अंदर कोई भी उनको डाउट लगता है कि जो सड़क बन रही है उसके अंदर पैसा जब्त किया गया है, तो उसकी डिटेल कौन लेंगे? सीएजी ले सकते हैं। और वो डिटेल किसको भेजेंगे? वो भेजेंगे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा के अंदर पेश कर देंगे। अगर राज्य के अंदर भी ये कर सकते हैं। राज्य के अंदर अगर निरीक्षण करते हैं तो ये सबसे पहले रिपोर्ट किसको भेजेंगे? सबसे पहले भेजेंगे राज्यपाल को। उसके बाद किसके पास भेजेंगे? वो विधानसभा या विधान परिषद के अंदर भेजेंगे। दोस्तों, ये दो बातें आपको याद रखना है। कैग सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। इसने जो कोयला घोटाला है भारत के अंदर हुआ है और कॉमनवेल्थ खेल हुए थे, उसके अंदर सबसे बड़ा घोटाला हुआ था, तो कैग ने ही उसका परीक्षण किया था और उसके अंदर कई लोगों को फंसाया गया था। दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों घोटाले भारत के सबसे बड़े घोटाले के रूप में जाने जाते हैं, जो कि कैग ने प्रदर्शित किए थे। दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों कि अगर कैग कोई भी कानून के खिलाफ में कार्य कर देते हैं तो इनको हटाया कैसे जा सकता है? ये भी इनका प्रावधान कानून के अंदर दिया गया है। तो एक बार दोस्तों इसको इरेज कर लेते हैं, बंद कर। चलिए दोस्तों देखते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होते हैं, अगर वो कानून के खिलाफ में कोई कार्य कर देते हैं तो उनको हटाने का जो प्रावधान है वो कैसा है? तो दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है, इनका प्रावधान जो सीएजी होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया सेम वैसी ही है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। उसी तरह से जो सीएजी होते हैं भारत के, उन्हीं को उसी तरह से उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। वैसे महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं इसको, लेकिन महाभियोग जो होता है वो सिर्फ महाभियोग जो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए बना है, न कि किसी दूसरे के लिए। महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है वो सिर्फ राष्ट्रपति पर ही लागू होती है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। कभी भी महाभियोग दोबारा हटाया जाता है तो आप ऑप्शन के अंदर गलत कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर महाभियोग की प्रक्रिया बोले तो आप उस पर करेक्ट करना है, क्योंकि महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है न कि सीएजी पर। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो हटाने की प्रक्रिया तो जो एक मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी तरह से सीएजी को हटाया जाता है। तो वो किस तरह से हटाए जाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया द्वारा ही क्या होता है?
इनको हटाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता था, मैंने आपको बताया था। चलिए दोबारा से बता देता हूं। अगर लोकसभा या राज्यसभा हो, लोकसभा के अंदर 100 सदस्य प्रस्तावित होने चाहिए, उनको हटाने के लिए 100 सदस्य की मंजूरी चाहिए, उनको हटाने के लिए, उनके खिलाफ लोकसभा के अंदर प्रस्ताव लाने के लिए। ठीक है दोस्तों। और राज्यसभा के अंदर कितने होने चाहिए? 50 मेंबर होने चाहिए। किस लिए? इनको हटाने के लिए और राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब बात आती है, अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया किसके खिलाफ? सीएजी के खिलाफ, तो ये अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष अभी प्रेजेंट के अंदर कौन है? तो ओम बिरला जी। कहाँ से सांसद हैं? कोटा से। आपको मैंने करवाया था जब हमने लोकसभा पढ़ा था। ठीक है दोस्तों। अध्यक्ष क्या करते हैं दोस्तों? अध्यक्ष वो ही करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए किया था। 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाएंगे, उसके अंदर उनको चर्चा के लिए भेजेंगे। अगर ये 3 लोग कौन कौन से होते हैं? तो रिटायर्ड आईसीजे, आईसीजे का मतलब जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के, इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, यह बात आपको याद रखनी है। जो रिटायरमेंट हुए हैं वो आईसीजे होंगे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसी भी हाईकोर्ट से आ सकते हैं। भारत के अंदर 25 हाईकोर्ट हैं, उनमें से किसी एक को हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको लेके आते हैं। किस लिए? इस चर्चा पर, इस विषय पर विचार करने के लिए। और कौन हो सकते हैं? जो अच्छी तरह से विधि के ज्ञाता हो, जो भली भांति सब कानून जानते हो, वो भी इसके अंदर क्या है? हिस्सा लेते हैं। अगर ये तीनों ये प्रस्ताव पास कर देते हैं और अध्यक्ष को कह देते हैं कि हाँ, ये जो प्रस्ताव था वो सीएजी के खिलाफ सही लाया गया है, तो अध्यक्ष महोदय क्या करते हैं? अध्यक्ष महोदय लोकसभा के अंदर इसको पेश करते हैं और इस प्रस्ताव के ऊपर क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। और 14 दिन पहले सीएजी को ये सूचना दी जाती है कि आपके खिलाफ लोकसभा के अंदर प्रस्ताव लाया गया है आपको हटाने के लिए। तो सीएजी जो होते हैं अपनी सफाई देते हैं अपने पक्ष के अंदर। अगर लोकसभा के अंदर 2/3 सदस्य इनके खिलाफ हो जाते हैं, सीएजी के खिलाफ बोलते हैं, तो ये अपना पक्ष जो होता है वो मजबूत नहीं रख पाते हैं और इनको अपने पद से हटना पड़ता है या इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद क्या होता है? राज्यसभा के अंदर ये प्रस्ताव जाता है और वहीं से क्या है? 2/3 सदस्य इनके खिलाफ बोलते हैं, तो भी क्या होता है? इनको वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब तक हमने जितना भी पढ़ा तो दोस्तों दोबारा से रिकॉल करते हैं और साथ साथ याद भी करते हैं। सबसे पहले बात आती है कैग की। जो कैग है भारत के अंदर क्या करता है? सरकार जितने भी कार्य करती है उसका जो निरीक्षण है वो कौन करते हैं? भारत के महालेखा परीक्षक। ठीक है दोस्तों, बात आती है गठन की। गठन कब हुआ था? 1948 को। पहले कौन थे? बी नरहरि राव थे। अब बात आती है योग्यता की, तो इनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? आईएएस पद का अधिकारी होना चाहिए दोस्तों। अब बात आती है इनकी नियुक्ति किस तरह की जाती है, तो इनकी जो नियुक्ति है वो भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी करते हैं। अब बात आती है शपथ की, तो शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति जी ही दिलाते हैं। अगर ये त्याग पत्र पहले ही देना चाहें तो किसको देंगे? वो भी राष्ट्रपति को देंगे। अब क्या है, अगर ये
कोई कानून के खिलाफ में कार्य कर देते हैं तो ये इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके जैसी प्रक्रिया है दोस्तों, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल है वो कितना हो सकता है, 6 वर्ष, और ज़्यादा से ज़्यादा 65 वर्ष तक ये इस पद पर रह सकते हैं। 65 वर्ष इसकी लिमिट है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।